अगर मैं आपके घर में जबरदस्ती घुस जाऊं और आपके कमरे पर कब्जा कर लूं तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप गुस्सा होकर मुझे घर से निकालोगे। लेकिन तभी आपके पापा आपको रोक लें और कहें अब से ये कमरा मेरा है, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही हुआ था स्वर्ग कहलाने वाले हमारे कश्मीर के साथ, जिसे आज हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, हम किसी ग्रुप या कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट है और इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कश्मीर स्वर्ग कहलाने वाली स्टेट की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी इस पर राज हुआ तो कभी नहीं, इस पर बस राज हुआ। 1946 में ये स्टेट एज जम्मू कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ और 1947 में आजादी के बाद ये हमारे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना। कुछ लोगों को लगता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों पर ही हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने कब्जा कर रखा है, पर ऐसा नहीं है। जो जम्मू है वो इंडिया का ही पार्ट है और कश्मीर के 3 डिवीजन है जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना आपस में शेयर करते हैं। 1 मिनट रुको, उसे शेयर करना नहीं कब्जा करना कहते हैं। दरअसल जिस कब्जे की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया का एक पार्ट धर्म के नाम पर अलग कर दिया गया, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जब ये देश डिवाइड हुआ तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था, उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। और उसके बाद जब इंडियन आर्मी को कश्मीर भेजा गया, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इस कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस लेके जाएंगे, और इसका असर ये हुआ कि हमने अपना 40% हिस्सा जो कश्मीर का था वो हमने खो दिया, जिसे हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। अब उन्होंने अपने हिस्से की जमीन उन्हें ऐसे ही क्यों दे दी? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट ने इस एक्टिविटी पे क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे ट्रूप्स जो वहां पर लड़ रहे थे, पाकिस्तानी फोर्सेस का मुकाबला कर रहे थे, उन्हें वापस बुला लिया और सीज फायर का ऑर्डर दे दिए। पता नहीं क्यों हमारे पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994 को एक रेजोल्यूशन पर समझौता हुआ कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और पाकिस्तान कब्जाई हुई जमीन को खाली कर दे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान हमारी धमकी से इतना ज्यादा डर गया कि उसने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिसको आज वो आयरॉनिकली आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान बुलाता है। चलो भाईचारे में हमने थोड़ा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने 1963 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया। मतलब पहले मैं आपके घर पे कब्जा करूंगा और उसका कुछ हिस्सा मैं अपने सगे संबंधियों को दे दूंगा। और जी भारत ने क्या किया? भाई जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए अब हम चुपचाप बैठ के देखते हैं। अच्छा, गिफ्ट में दिया है? नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो सपना है भैया कि एक दिन कश्मीर इंडिया का पार्ट हो, लेकिन हमने उसके लिए किया कुछ नहीं। भाई ये तो था इंडिया का एक फेलियर, लेकिन ऐसे फेलियर हमने कांग्रेस की राज में बहुत देखे हैं। उनमें से एक है साइनो इंडिया वॉर 1962, जिसमें से हमने दानवीर करण वाला नेचर अपना अपनाते हुए हमने कश्मीर का कुछ हिस्सा फिर चाइना को दान कर दिया। क्या करें, हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है कि हम सब कुछ दान कर देते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ी ना है ये कहानी शुरू होती है 1950 में, जब MOA के अंडर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुई। इंडिया की तरह चाइना को भी आजादी थोड़ी देर से मिली, और हमारा जैसे फ्रेंडशिप नेचर है भाई कि हम चल दिए दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाएंगे। इससे पहले हमारी दोस्ती हो पाती, उससे पहले ही चाइना ने इंडिपेंडेंट कंट्री जो तिब्बत है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन नादान इंडिया बेचारा दोस्ती के नाते चुप रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने अपनी आंखें खोल के देखा कि तिब्बत हमारे कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच कर रहा है। लेकिन इंडिया ने तब भी सोचा कि चाइना तो इंडिया का बेस्टी फ्रेंड्स फॉर एवर है, वो इंडिया के साथ क्या ही करेगा। लेकिन इंडिया का ये हैशटैग भ्रम बहुत जल्दी टूट गया जब चाइना ने बॉर्डर्स को क्लेम करना शुरू कर दिया। और इसके जवाब में इंडिया ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? चाइना के 14th दलाई लामा, जो बेसिकली वहाँ का प्रीस्ट होता है, उसको और 1 लाख से भी ज्यादा तिब्बतियंस को इंडिया में शरण दे दी। अब ये भी उन्होंने क्यों किया? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। एंड फाइनली चाइना ने दोस्ती निभाते हुए इंडिया पर 2 तरफ से हमला कर दिया, जिसके लिए इंडिया बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और नतीजा ये निकला कि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन चाइना अब और लड़ाई चाहता नहीं था, इसलिए उसने अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया और अक्साई चीन पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उसको चाइना का हिस्सा घोषित भी कर दिया। और हाँ भाइयों बहनों, इंडिया हमेशा की तरह बस देख रहा था और इस तरह कश्मीर का तीसरा हिस्सा भी हुआ, जिसको अब हम अपनी इज्जत बचाने के लिए शेयरिंग बोल देते हैं। अब बात ये आती है कि चीन ने अक्साई चीन के इलाके को ही क्यों चुना?
वो तो इतना प्रोडक्टिव भी नहीं है, ना ही वो किसी भी तरह इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है, और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। दरअसल बात इतनी सी है कि चाइना जो है ना, वो दोस्ती दोस्ती नहीं खेलता है, वो बहुत दूर तक की सोचता है। अक्साई चीन से हमारे देश की कैपिटल दिल्ली काफी पास है और हमारे फ्रेंडली नेबरहुड पाकिस्तान को भी वो टच करता है। तो फ्यूचर में लड़ाई के वक्त वो इन दोनों फैक्टर्स का फायदा उठाकर इंडिया पे प्रेशर बना सकता है, जो कि उसने बनाया भी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल देखा। वो तो अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से चाइना कुछ कर नहीं पाया, वरना अगर हम अभी भी अहिंसावादी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते तो इस बार पूरा कश्मीर हाथ से जाता। अब अगर हम कश्मीर में होने वाली ट्रेजिडीज की बात कर ही रहे हैं, तो एक ट्रेजेडी को तो हम भूल ही नहीं सकते, वो है द एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित। हम सबको ही पता है लगभग कि 19 जनवरी 1990 में हुआ क्या था, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि इसकी वजह क्या थी। दरअसल इसकी जो शुरुआत है वो 1986 में हुई, जब राम मंदिर का ताला खोला गया। तो उसके होने के बाद कश्मीर घाटी में एक दहशत सी फैली, जिसमें कि मंदिरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगे मिले कि हिंदू और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें चले जाना चाहिए, वरना उनके साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। धीरे धीरे इन धमकियों का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ पंडित सरकारी ऑफिसर हमेशा के लिए छुट्टी पर चले गए। 1987 में जब इलेक्शंस हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन के साथ सामने आई, लेकिन इस बार उनके सामने एक और पार्टी खड़ी थी जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF। शुरुआत में जब MUF जीतने लगी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये गवारा नहीं हुआ, तो उसने बड़ी चालाकी से मोहम्मद यूसुफ को हरा दिया। जब MUF ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो मोहम्मद यूसुफ को 20 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम आप लोगों को ये क्यों बता रहे हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब कड़ी से कड़ी मिलेगी ना तो आप भी हमारी तरह शॉक हो जाओगे। जब चुनाव में MUF को धोखा मिला तो उनका एक पोल एजेंट था जिसका नाम था यासीन मलिक। उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर में युवाओं को हथियार उठाने पे मजबूर करती है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाती है और पत्थरबाजी के लिए लोगों को पैसे देती है। लगभग हर एक टेररिस्ट, हर एक क्राइम में इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहता ही है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का बस एक ही मकसद था, कश्मीर को इंडिया से अलग करना। 1988 में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी नारे दिए, जैसे इस्लाम खतरे में है और कश्मीर छोड़ो जैसे नारे भी इन पार्टियों ने दिए। 4 सितंबर 1989 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकसूद भट्ट को फांसी सुनाई गई और उस वक्त आतंकियों ने नारा दिया कि हमारे साथ मिल जाओ या फिर मरो। और फिर इस सब को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद कश्मीरी पंडित और हिंदुओं की मौत और बढ़ गई। 9 जनवरी 1980 के हिजबुल मुजाहिदीन के एक अखबार में यह छपा कि कश्मीरी पंडित और जो हिंदू हैं वो कश्मीर छोड़ के चले जाएं, वरना उनका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और फाइनली 19 जनवरी 1990 को जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो आज भी हिस्ट्री है। उनके घर जला दिए गए, उनके घर में घुसकर उनका मर्डर कर दिया गया, उनके घर से बाहर निकाल कर उनको जान से मार दिया गया, जिसके कारण 4 लाख से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा। लोकल सिक्योरिटीज सेंट्रल से एक्शन लेने के लिए कहती रही, लेकिन सेंट्रल ने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि उस वक्त सेंट्रल में बहुत सारे अहिंसावादी लोग भरे हुए थे, जिसका भुगतान कश्मीरी पंडितों को अपनी जान देकर और अपना घर छोड़कर भुगतना पड़ा। उनको ये आश्वासन दिया गया कि जब घाटी में हालात सामान्य होंगे तो उनको वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन 31 साल बाद भी ये सिर्फ एक इंतजार ही बनकर रह गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने बायस्ड हैं, खाली वॉर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, इतने बायस्ड लोग हैं, ये अपने देश की ही बुराई कर रहे हैं, अपने देश की कमियां गिना रहे हैं और कुछ इनके पास है नहीं। लेकिन हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये हमारी खुद की लिखी हुई नहीं है, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो आप इंटरनेट पे जाके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दरअसल ये इवेंट्स, ये ट्रेजेडीज ही ऐसी हैं जिसमें हम चाह कर भी इंडिया का स्टैंड नहीं ले सकते। हमने काफी रिसर्च करी कि हमें कोई पॉजिटिव एक्शन मिले जहां पर हम इंडिया का स्टैंड ले सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट ने कश्मीर के 2 हिस्से होने दिए बिना कोई एक्शन लिए, और एक्शन ना लेने का कोई रीजन भी नहीं बताया। हम बायस्ड नहीं है, बट हमें बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारे अपने लोगों के साथ ही इतना अत्याचार हो रहा है। उनको अपनी ही जमीन से, अपने ही घर से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है
वो बेचारे कहीं बाहर रहने पे मजबूर हो जाते हैं और सरकारें कुछ कर ही नहीं पाती। कश्मीरी पंडितों को जब निकाला गया तो उनको आश्वासन था कि वो वापस आएंगे, लेकिन 31 साल बाद भी ये इंतजार बरकरार ही है। दुख होता है जब 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को धर्म के नाम पर अपना घर छोड़ना पड़े और तब भी उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब लोग आज इन मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि ये सो कॉल्ड माइनॉरिटीज के खिलाफ है। हमने ऐसे बहुत से मीडिया चैनल्स देखे हैं जो सीए हो गया, दिल्ली दंगे हो गए, इन पे लोगों की गलतियां, सरकार की गलतियां और सब गलतियां गिनाने में आ जाते हैं। हकीकत में इन दंगों की वजह क्या है ये तो कभी कवर करना ही नहीं है। ऐसी चीजों को कभी कवर नहीं करते जो अपने आप में ही एक हिस्ट्री है और उनकी वजह से देश को आज भी बहुत नुकसान हो रहे हैं। ऐसा वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा जो है वो खत्म हो जाता है। हम 370 पे भी बात करना चाहते थे, बट वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हम आपके सामने हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में लाना चाहते हैं, बोरिंग वे में नहीं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट शो करो ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ ताकि आप हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करो। और भाई इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को बताओ कि स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर में भी हुई इन ट्रेजेडीज के बारे में जानना गलत नहीं है।